हेलो एवरीवन। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो अब अपनी फेवरेट गाड़ी इतनी गंदी देखकर जियान को तो इतना गुस्सा आता है कि वो अपना जैकेट उतारता है, उसे ग्लव्स की तरह यूज करके याओ को पकड़ता है और याओ को खींचते हुए एक बॉक्स में फेंक देता है। याओ को बॉक्स में फेंकने के बाद वो जैसे ही अपना फोन निकालता है तो याओ आगे से पोज देने लगती है जैसे कि वो उसका फोटो ही निकालने वाला हो। लेकिन जियान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहता था और यहाँ पर वो उसका फायदा उठाता है और कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी गंदी की और इसके बदले तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर रहोगी, और सारे टर्म्स और कंडीशंस सारे अपने मन की ही बता देता है। बेचारी क्या करती याओ, उसे तो अपनी हालत का होश ही नहीं था, चुपचाप पड़ी रहती है। और फिर वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है और फिर उसे कहता है कि ये बॉक्स इस लड़की समेत मेरे घर पर पहुंचा दो, और फिर कहता है मेरी गाड़ी का पीछा करो। और फिर क्या था, वो बॉक्स उसके घर पर डिलीवरी हो जाती है और फिर बॉक्स से निकलते निकलते याओ गिर जाती है सीधा चियान के ऊपर ही, और वो उसके इतने क्लोज हो गई थी और वो उसका हैंडसम सा फेस इतने क्लोजनेस से देख रही थी, और फिर देखने तक होता तो और बात थी, पर वो तो उसके फेस को छेड़ने भी लगती है। यहाँ पर चियान की बस हो गई थी, वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा इतनी बदतमीजी के बदले। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो उसे याद करा देता है कि तुमने कल कितनी बकबक की थी, मेरी नेचुरल ब्यूटी, और तुमने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, अब तुम्हें मेरी इंसल्ट का भी बदला चुकाना पड़ेगा और जो कल तुमने नुकसान किया उसका भी। उसने तो उसका लिस्ट भी बना कर रखा था, और जैसे ही वो इतना लंबा चौड़ा बिल बनाया था जो देखते ही वो हैरान रह जाती है। इवन इसमें डिलीवरी चार्जेस भी डाले हुए थे, तो और उसने अपना जितना भी टाइम उसके ऊपर वेस्ट किया था उसके भी चार्जेस उसे मांग लेता है। साथ ही साथ उसे वो वीडियो भी दिखाता है जो कि एक्चुअली में वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए ही बनाई थी। अब बेचारी की तो बैंड ही बज जाती है और कहने लगती है कि सर प्लीज इंस्टॉलमेंट में करा दे, जो कि ऑफ कोर्स हमारे हीरो के पास प्लान बी भी रेडी था जो कि वो एक्चुअली में चाहता था। वो कहता है चलो एक शर्त पर मैं ये सब कुछ माफ कर दूंगा, अगर हम इकट्ठे रहे और तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर मेरे सारे काम करो और यहीं पर मूव इन कर जाओ, और तुम यहीं पर रहोगी अब से, और मैं जो ऑर्डर करूंगा तुम्हें वो खाना बनाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस की 248 रूल्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब याओ वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी और अपने सुरक्षा के लिए उसने बहुत सारे आर्म्स भी वहाँ पर मंगवा लिए थे। सिक्योरिटी कैमरा जब वो उसके हाथ में देखता है तो पूछता है कि ये किस लिए। वो कहती है कि खुद को सेफ रखने के लिए। एक्चुअली वो तो खुद को सेफ रख रही थी, कहीं अगर उसके बॉस को मारने आ जाए तो कहीं वो खुद न मारी जाए। लेकिन यहाँ पर चियान उसे कहने लगता है कि बेशक हम एक छत के नीचे रहते हो, लेकिन मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए उल्टी सीधी बातें मत सोचना। और रात को वो उसे कह देता है कि खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में तो वो तो सोना चाहता था। वो चाहता था कि वो शोर करे और इतने में उसे नींद आ जाए, लेकिन वो तो खाना ऑर्डर कर देती है क्योंकि उसका मूड नहीं था। लेकिन वो बेचारा तो वेट कर रहा था कि कब इसकी कुकिंग की आवाज आए और उसको आराम से नींद आ जाए। लेकिन खाना तो रेडी पड़ा था, ये देखते ही चियान का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये सब रैप अप करो और मेरे लिए खाना बनाना स्टार्ट करो। लेकिन अब की बार जब उसने कुकिंग की थी उसे फिर से नींद नहीं आई थी क्योंकि उसने वो गाना नहीं गाया था। अब वो फिर से उसे तंग करने के लिए बाहर आ जाता है और फिर कहता है कुछ और कुक करो जो तुमने उस रात को बनाया था। अब वो दोबारा से कुकिंग करके तैयार करके रख देती है, लेकिन बॉस वो तो अंदर खुद ही हैरान परेशान था कि आज मुझे इसकी कुकिंग की शोर से नींद क्यों नहीं आई, जबकि बाहर याओ का मूड खराब हो जाता है कि मेरे से पूरा टेबल भर के खाना बना लिया और अंदर खुद टाइम से ही सो गया है। और बेचारी याओ को खाना खा खा के सवेरे बुरा हाल हुआ था। आज ऑफिस में भी उसकी बार बार वॉशरूम की तरफ दौड़े लगती रही, और यहाँ पर चियान भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फूजन भी उसे देख रहा था और उसे कहता है कि ये लड़की से तुम ज्यादा तंग मत करना, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं और चंशी क्लोज नहीं आ जाते। मेरी लव लाइफ ने मुझे दूसरी बार मौका दिया है, तो प्लीज तुम अपनी हरकतों की वजह से रुइन ना करना। इसकी बहन को जितना खुश कर सकते हो उतना खुश रखना। तो और वो जो ऑफिस से जाता जाता याओ के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करे या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस इसे सीक्रेट रखना। ये सुनकर याओ भी हैरान थी कि दोनों बॉसेस एक दूसरे से टोटल अपोजिट है। अब शाम को ऑफिस के बाद याओ देखती है कि चियान को दो लोग पकड़ के जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि किसी केस की वजह से इससे दुश्मनी निकल रहे हैं और उसे किडनैप कर रहे हैं, और ये भागती हुई आती है बिल्कुल सुपर हीरो की तरह और उन पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। चियान उसे पकड़कर होश में लाता है और कहता है कि अपनी हीरोपंती बंद करो, ये दोनों मेरी मम्मी के बॉडीगार्ड्स हैं और मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चियान अपने फैमिली हाउस में पहुंचा हुआ था, जहां पर उसकी मम्मी बेचारी से उसका वेट कर रही थी और उनका नाटक
अपनी फुल पीक पर था। वो ऐसे बीमार होकर बैठी थी कि जैसे उनकी आखिरी सांसें चल रही हो, लेकिन मेकअप, ज्वेलरी, सारा कुछ परफेक्ट था। और वो यही कहती है कि जब मैं मर जाऊँ मेरी आंखें, मेरी बॉडी पार्ट सारा कुछ डोनेट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है। और उसकी मम्मी और भी बहुत सारी ओवर एक्टिंग करती है, जो कि सारी चियान अच्छे से पहचान जाता है। वो इसलिए कि वो अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। और उसकी मम्मी डैडी की यही इच्छा थी कि वो अपनी लॉ फॉर्म छोड़े और अपने फैमिली बिजनेस को संभाले, लेकिन इस बात पर चियान कभी भी नहीं मानता था। और आज भी वो अपने मम्मी पापा को निराश ही छोड़कर चला जाता है वहाँ से। और मम्मी की ओवर एक्टिंग भी किसी काम की नहीं आई थी। और हमें वो जन को दिखाते हैं जो अपना पुराना समय याद करने लगता है, जब उसकी मुलाकात चैंग शी से हुई थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे और यहाँ पर उसका दिल आ गया था चैंग शी पर। और इतनी अच्छी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, वो बेचारा उसके पीछे भागते भागते हमेशा गिर जाया करता था। और एक बार ऐसा हो जाता है कि वो उसे उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। उसे डिहाइड्रेशन हुई थी और उसका शुगर लेवल भी लो था। और हॉस्पिटल में छोड़कर जाने से पहले उसे एक चॉकलेट भी देकर गई थी, और वो चॉकलेट उसका आज भी सबसे फेवरेट चॉकलेट ब्रांड रहा है। उसने चैंग शी से रिक्वेस्ट की थी इकट्ठे डिनर पर चलने के लिए, जो कि चैंग शी ने मान भी ली थी। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, अपनी स्किन केयर भी कर रहा था और साथ ही साथ अपने लिए एक जबरदस्त सा ड्रेस भी सिलेक्ट कर रहा था। तो यही कहता है कि प्रोफेशन बहुत हो चुका, अब आई थिंक अपनी लव लाइफ में ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि चियान अपने फ्रेंड का बहाना देके मशवरा लेने लगता है वो जोन से। कहता है वो घर किसी के साथ शेयर करता था, नॉइसी होने के वजह से उसने घर से उस रूममेट को निकाल दिया। किसी वजह से उसे फिर से वापस लाना पड़ा, लेकिन अब वो उसे फिर से नॉइसी लग रहा है और अब वो उसे फिर से निकालना चाहता है। यहाँ पर वो जोन कहता है कि आई थिंक प्रॉब्लम उस नेबर या रूममेट में नहीं है, तुम्हारे उस फ्रेंड में ही है, इसलिए उससे कहो कि अपना माइंड ठीक करे। अब चियान जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि याव ने पहले से ही डिनर प्रिपेयर करके रख दिया है। उसने इतनी सारी डिशेस बनाई थी, ये देखकर वो हैरान हो जाता है और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ जाता है। और वो कहता है कि ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर दूंगा तभी तुम्हें खाना बनाना है, और अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें निकाल बाहर कर दूंगा। और हमें वो जोन को दिखाते हैं जो एक जगह पर ग्रोसरी स्टोर पर गया था और यहाँ पर उसका फोन नीचे गिर जाता है किसी की टकराने की वजह से। और वो लड़की जो उसे फोन उठा कर देती है वो उसकी क्रश चैंग शी थी। अब वो उसके साथ मजे से बैठकर ड्रिंक करने लगता है और तो और उसने वही चॉकलेट्स भी खरीदी थी जो कि सालों दफा उसने उसे एक बार दी थी। यहाँ पर वो जोन उसे ऑफर भी करता है कि हमारे जून एंड लाफंग तुम ज्वाइन भी कर सकती हो, तुम कब से लीगल सर्कल में आई ही नहीं। एक्चुअली लगता है कि उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद उसके और उसके हस्बैंड के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर और न्यूज में भी नहीं थी, लेकिन इसी वजह से लोग उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा बोलते थे। वो जुन कहता है कि मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं थी, जब तुम्हारे डिवोर्स होने के बाद लोग तुम्हें कमेंट किया करते थे तो मैं उस हर कमेंट पर रिपोर्ट किया करता था। ये सब सुनकर चैंग शी को बहुत ही खुशी होती है और वो कहती है कि मेरी सिस्टर याओ को इन सब बारे में कुछ पता मत चलने देना कि मेरे लिंक्स की वजह से उसको वहाँ पर जॉब लगी है, तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी। और आगे हमें पता चलता है कि वो जुन ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता था और अब वो ड्रंक हो जाता है। यहाँ पर चैंग शी को उसे वापस उसके घर ले आना पड़ता है। ड्रंक होने की वजह से यहाँ पर वो चैंग शी को अपने सारे दिल की बात कह देता है। वो कहता है अगर उस दिन मैं कॉलेज में बेहोश नहीं हुआ होता तो मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है जो इतने सालों पहले थी। तो ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कितना बुली किया है, मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं उससे भी रिवेंज ले सकता हूँ और तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे कंसीडर करो और उसे एक किस कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। वो जैसे ही उठता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पर वापस कौन लेकर आया होगा, और फिर उसे याद आता है कि मैं तो ड्रिंक कर रहा था चैंग शी के साथ, ऑफ कोर्स वही लाई होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये सब उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता। लेकिन उसे अपने बेड पर एक हेयर नजर आता है जो कि उसके हेयर से काफी लंबा था। उसे यकीन हो जाता है कि ये चैंग शी का ही था। अब वो उसी पिलो को हग करने लगता है और सोचता है कि कल रात मेरी ड्रीम नाइट थी, लेकिन मैं कितना उल्लू हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उसके साइड टेबल पर कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।